तो गाइस, जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि फुजितोरा स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देता है और नेवी की एक बहुत बड़ी तादाद सीधा कीरोस के घर की तरफ आगे बढ़ जाती है। सभी लोग मेरी बात को सुनो, ये सभी लोग बस एक ही रास्ते से एस्केप कर सकते हैं और वो है समुद्र का रास्ता, जैसे कि हमने चारों तरफ से घेर कर रखा हुआ है। और यहाँ पर कीरोस के घर में जब उस सबको ये न्यूज पता चलती है तो डर के मारे कांपते हुए रोना धोना शुरू कर देता है। लियो, मैंने जो तुमसे कहा था क्या वो तैयार है? और यहाँ पर लियो ने पूरी तैयारी कर रखी होती है। जी कमांडर, ये तैयार है। और मरीन के सभी लोग रॉयल पैलेस के साथ साथ चारों तरफ फैलना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर हम बार्टोलोमियो को देखते हैं जो कि उसॉप और बाकी सभी को बताने लगता है कि चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना ही सिर्फ मैं बल्कि कोलोजियम के सभी फाइटर्स सभी लोग ड्रेस रोजा के चप्पे चप्पे पर तैनात हैं और उनके हीरो यानी कि स्ट्रॉ हैट लूफी और पूरी स्ट्रॉ हैट टीम को यहाँ से एस्केप करवाने में हेल्प करने वाले हैं। बस आप सभी को ईस्ट की तरफ रवाना होना है और मैं वहाँ तक आपको लीड करने वाला हूँ। और यहाँ पर लूफी मीट के एक बहुत बड़े पीस को खा रहा होता है और एक बार बार्टोलोमियो की तरफ देखता है और अगले ही पल दूसरों की बातें सुन रहा होता है। और हम लोग लूफी की शक्ल देखकर ही बता सकते हैं कि इसके दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही है। बार्टोलोमियो का प्लान पूरी तरह से सेट होता है और सभी लोग तैयार हो जाते हैं अपने अपने सामान को लेकर यहाँ से फुल स्पीड में ईस्ट की तरफ भागने के लिए। और यहाँ पर लूफी अपने साथ राशन पानी भर भर के लेकर सीधा बेलेमी से पूछता है कि क्या बेलेमी तुम दौड़ सकते हो? हाँ, मैं दौड़ सकता हूँ। और लो, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? हाँ, मैं तो तुम्हारा दुश्मन था। मुझे तुम्हारी जान बचाने का कोई शौक नहीं, बस स्ट्रॉ हैट ने मुझे कहा था कि तुम उसके दोस्त हो, इसलिए मैंने तुम्हारी जान बचाई। और बार्टोलोमियो सभी से कहता है कि बोलना बंद करो और मेरा पीछा करना शुरू कर दो। और ये सभी लोग यहाँ से ईस्ट की तरफ भागने लगते हैं। बार्टोलोमियो अपने बैरियर को बना लेता है ताकि नेवी के हमले जो इन पर हो रहे थे उसका असर कम कर सके। और बार्टोलोमियो सभी से कहता है कि कुछ भी हो जाए हम सभी को एक साथ रहना होगा, कोई भी इधर उधर मत भटकना। पर तभी लूफी यहाँ पर रुक जाता है और रॉयल पैलेस की तरफ देखना शुरू कर देता है। तुम सभी आगे बढ़ो, मुझे यहाँ पर कुछ काम है, उससे मैं निपटाना चाहता हूँ, जिसे पूरा करने के बाद मैं तुम सभी से दोबारा मिलूंगा। लूफी, जो भी तुम्हारा काम है जल्द से जल्द निपटा लेना, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। हाँ, मैं समझ गया जोरो। चलो फिर सभी लोग आगे बढ़ो। पर जोरो सर जी, आप तो गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। और अपना लूफी फ्लावर फील्ड के ऊपर से जंप लगा देता है और खुद को किसी गुब्बारे की तरह फुला लेता है, जिसकी वजह से नेवी के लोग जो कि इस पर अभी फायर कर रहे होते हैं वो सारे हमले रिपेल हो जाते हैं और इन्हीं पर जाकर लग जाते हैं। लूफी आगे बढ़ता रहता है और अपने रास्ते में आने वाले हर एक नेवी सोल्जर को मसल कर रख देता है। और यहाँ पर वॉयलेट भी रेबेका को सारी बातें बता देती है। लूफी की आधी टीम यहाँ से बचकर भागने में लगी हुई है, लेकिन अपना लूफी अलग ही नशे में नजर आ रहा है। ये सुनकर रेबेका कहती है कि आखिर ये लोग ऐसे कैसे जा सकते हैं? मैंने तो भी उन्हें प्रॉपर्ली थैंक्स तक नहीं कहा था, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? और यहाँ पर नेवी वाइस एडमिरल अपने बाकी के कमांडर्स से सभी जगहों की खबर लेता है, पर हर जगह से इसे अच्छी ही न्यूज मिल रही थी, जिसे सुनकर इसे शक हो जाता है। क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम हर चीज को इतने कैजुअली कैसे ले सकते हो? पर असल में दूसरी साइड जीत और अब्दुल्ला ये दोनों इस नेवी एडमिरल से पंगे ले रहे होते हैं और इसे झूठ मूठ कहते हैं कि यहाँ पर ईस्टर्न साइड की हमने हर एक चीज को कंट्रोल कर लिया है, तो आपको बैकअप भेजने की ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं फोन रखता हूँ। ये सुनकर वाइस एडमिरल का दिमाग खराब हो जाता है। अच्छा, तो जरा अपना नाम और अपना नेवी कोड तो बताना। और यहीं पर इनकी पोल खुल जाती है और वाइस एडमिरल समझ जाता है कि स्ट्रॉ हैट पायरेट्स और सभी लोग ईस्ट की साइड में दौड़ना शुरू कर चुके हैं। और यहाँ पर कैवेंडिश, साए, अजरुद्दीन और कोलोजियम के जितने भी टफ फाइटर्स थे ये सभी लोग यहाँ पर स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की हेल्प करने में लग जाते हैं और इनके लिए आगे का रास्ता क्लियर करते हैं। हम तुम्हारे एहसानमंद हैं स्ट्रॉ हैट्स, और तुम्हारे लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। सब कुछ हम पर छोड़ दो स्ट्रॉ हैट्स। सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं और वाइस एडमिरल को खबर मिल जाती है कि असल में जिन कोलोजियम के टफ फाइटर्स को ये पैलेस में ढूंढने के लिए जा रहा था ये सभी लोग असल में टाउन में ही मौजूद हैं। और यहाँ पर हम लूफी को देखते हैं। लूफी रेबेका से जाकर मिलता है। रेबेका, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। एक बात बताओ, क्या तुम इससे खुश हो? टॉय सोल्जर हमेशा के लिए यहाँ से जाने वाला है और मैं भी यहाँ से जाने वाला हूँ, तो क्या तुम इससे खुश हो? नहीं, मैं उनसे दूर नहीं होना चाहती। बस मुझे यही सुनना था। और रेबेका जाने से पहले वॉलेट से कहती है कि वॉलेट, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। और लूफी रेबेका को लेकर खिड़की तोड़कर यहाँ से भाग जाता है। अब लूफी को रेबेका के साथ भागते हुए देखकर सभी लोगों को ये लगता है कि लूफी ने रेबेका को किडनैप कर लिया है और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन तभी कोलोजियम का वो अनाउंसर कहता है कि मैं जानता हूँ कि लूफी ऐसा कुछ कभी नहीं कर सकता है। पर नेवी के वाइस एडमिरल्स और कमांडर्स सभी लोग इस बात का फायदा उठाते हुए कहते हैं कि देखा, यही होता है जब तुम लोग पायरेट्स पर भरोसा जताते हो। आखिर उसने अपनी फितरत दिखा ही दी। अब नेवी के सोल्जर्स जब लूफी को शूट करने के लिए अपनी गन का यूज करने लगते हैं तो अचानक से सभी लोग अनकॉन्शियस होकर नीचे जमीन पर गिर जाते हैं, जिससे सभी को लगता है कि लूफी ने अभी कॉन्करर साकी का यूज किया है। पर असल में ऐसा नहीं होता है। फुजितोरा भी यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर लॉ की नजर सेनगोकू पर जाती है और यहीं पर रुक जाता है। और पूरे ड्रेस रोजा के लोगों को ये लगने लगता है कि लूफी ने सचमुच रेबेका को किडनैप कर लिया है, जिसका मतलब कि ये है कि एट द एंड सभी पायरेट्स एक जैसे ही होते हैं, गद्दार। इसलिए सभी लोग लूफी का पीछा करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर लूफी उन सभी को हराते हुए बस आगे बढ़ता रहता है। रेबेका, हमें जल्दी करना होगा। वो टॉय सोल्जर अभी भी उस छोटे से घर में मौजूद है जो कि फ्लावर फील्ड के ऊपर बसा हुआ है। और लूफी को अपने लिए इतना कुछ करता हुआ देखकर रेबेका इमोशनल हो जाती है और इसका शुक्रिया अदा करना शुरू कर देती है, जिसे देखकर लूफी एक प्यारी सी स्माइल देकर कहता है, मैं जानता था कि तुम भी सोल्जर से अलग नहीं होना चाहती हो रेबेका, है ना? और यहाँ घर के अंदर कीरोस अपने सामान को पैक करना शुरू कर देता है और अपने एक एक सामान को पैक
बैक करते हुए अपनी पुरानी यादों को सोचने लगता है, जिसे याद करके कीरोस इमोशनल हो जाता है। पर आखिर में ये सोचकर खुद को सेटिस्फाई कर लेता है कि ये सब कुछ रेबेका के लिए ही कर रहा है। और जैसे ही कीरोस गेट खोलकर बाहर जाता है तो देखता है कि इसके सामने रेबेका खड़ी होती है। और रेबेका को देखकर कीरोस शॉक्ड हो जाता है, लेकिन समझ जाता है कि रेबेका यहाँ पर क्यों आई है और इससे बिना सुने इससे कहने लगता है, रेबेका, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे बाप बनने के लायक नहीं हूँ। मैं एक बहुत बड़ा क्रिमिनल हूँ और मैं नहीं चाहता कि इसका असर तुम्हारे भविष्य पर पड़े। भला कौन सी बेटी सुनना चाहेगी कि उसका बाप एक अपराधी है। तुम्हें दिन रात ताने सुनने को मिलते। और कीरोस इससे पहले कि कुछ और कह पाता, रेबेका फुट फुट कर रोना शुरू कर देती है, क्योंकि इसे एक ही चीज आती है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक ड्रेस रोजा की ये बस रोती ही रही है। यूजलेस लड़की। चुप कीजिए, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मैं कुछ जानना भी नहीं चाहती हूँ और ना ही मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। मैं बस इतना जानती हूँ कि आप मेरे पिता हैं और मैं आपकी बेटी। और ऐसा बोलकर कीरोस को हक कर लेती है। आप कीरोस हैं और मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आपने 1, 2, 3, 4, 100,000 कितने भी कत्ल किए हों, आप मेरे पिता हैं और मैं आपकी बेटी हूँ और यही सच है और मैं इसी सच के साथ जीना चाहती हूँ। ये सुनते ही कीरोस भी चुप हो जाता है और फुट फुट कर रोने लगता है। दोनों एक दूसरे को जोर से पकड़ लेते हैं, क्योंकि अब एक बाप को उसकी बेटी मिल जाती है। और कीरोस भी अपने दिल की बात कह देता है कि हाँ, मैं भी तुमसे दूर रहकर नहीं जी सकता हूँ। अब इसके बाद हम वियोला को देखते हैं। वियोला किंग रिको के पास जाती है। फादर सामा, मुझे रेबेका ने जाने से पहले अभी कहा कि मैं उसकी जगह प्रिंसेस बन जाऊं। और ये सुनते ही इन्हें स्कारलेट की याद आ जाती है, क्योंकि स्कारलेट ने भी कीरोस के साथ जीने के लिए अपने सारे ऐशो आराम को छोड़ दिया था। और यहाँ पर बार्टोलोमियो की पूरी टीम अपनी लोकेशन पर पहुंच तो जाती है, लेकिन तभी फूजी तोरा इनके सामने आ जाता है, जिसे देखकर सभी की सांसें थम जाती हैं। और जोरो इसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और जोरो को बैकअप देने के लिए कोलोजियम के सभी टफ फाइटर्स इसके पीछे यहाँ पर आ जाते हैं। और यहाँ पर नेवी वाइस एडमिरल का एक कमांडर इसे बताता है कि यहाँ की सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। न जाने हमारे जो वेपन्स हैं उन्हें क्या हो चुका है। इनके वेपन्स काम ही करना बंद कर चुके हैं और बाकी जितने भी न्यू वेपन्स थे वो अचानक से सब के सब चोरी हो चुके हैं। इतना सब कुछ बस कुछ 1 घंटों में हो गया और इसके बारे में तुम मुझे अब बता रहे हो? हाँ, लेकिन सर, इससे भी बुरा कुछ और भी है। जितने भी रीइंफोर्समेंट वाले सोल्जर्स थे वो अचानक से पैरालाइज होकर नीचे जमीन पर गिर चुके हैं। न जाने उन लोगों को क्या हो गया है सर। अब वो लोग अपने पैरों पर खड़े तक नहीं हो सकते हैं। और दरअसल ये लोग इस वजह से पैरालाइज हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पर प्रिंसेस मेंशरी उनके अंदर से सारी हीलिंग एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही थी। हालांकि मेंशरी ने ये बताया भी था कि अगर मैं इसे ज्यादा क्वांटिटी में एब्जॉर्ब कर लूंगी तो ये लोग पैरालाइज हो जाएंगे, लेकिन किसी ने उसे ये नहीं बताया था कि असल में उसे पैरालाइज ही करना है, क्योंकि अगर वो उसे बता देते तो वो कभी भी इनमें इनका साथ नहीं देती। अब इसके बाद हम सेनगोकू देखते हैं, जहाँ पर इसके सामने ट्रैफलगर लॉ मौजूद होता है और उसे देखते साथ ही सेनगोकू लॉ से कहता है, एक दिन मेरे सामने कोराजोन का कॉल आया और उसने मुझे बताया कि उसके पास एक लड़का है जिसे व्हाइट लेड डिसीज है। लॉ। और हम पास्ट का एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पर कोराजोन जब इस बात को सेनगोकू को बताता है तो सेनगोकू कहता है कि अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि व्हाइट टाउन से अभी भी एक बच्चा जिंदा बचा हुआ है। जिस पर कोराजोन हाँ में जवाब देता है और बोलता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बच्चा पूरी दुनिया से नफरत करता है, यानी कि इसके साथ बहुत कुछ गलत किया गया है। पर जिस तरीके से ये बन रहा है इसके अंदर मुझे अपने भाई की परछाई नजर आती है और मैं नहीं चाहता कि ये डोफ्लामिंगो जैसा बन जाए। जिस पर सेनगोकू इसे कहता है कि मैं तुम्हें एक बात चेतावनी के तौर पर बताना चाहता हूँ कि उससे थोड़ा सा दूर रहो। ध्यान रहे कि तुम इस बच्चे से ज्यादा अटैच ना हो जाओ, क्योंकि आगे चलकर इसका खामियाजा तुम्हें ही भुगतना होगा। जिस पर कोराजोन कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं इससे थोड़ी सी दूरी बनाकर ही रखूंगा और वैसे भी मेरा मिशन यहाँ पर मेरे भाई को रोकना है। और इसके बाद सेनगोकू आगे बताता है कि एक दिन सब कुछ बदल गया जब इसे एक कॉल आई और इसे बताया जाता है कि नेवी का एक सोल्जर मारा जा चुका है और नेवी सोल्जर कोई और नहीं बल्कि कोराजोन होता है। जिसे सुनकर कोराजोन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि कोराजोन सेनगोकू के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल था। अब प्रेजेंट टाइम में सेनगोकू बताता है कि हमने बहुत सारे मरीन्स को खोया है, लेकिन कोराजोन को खोना मेरे लिए सबसे ज्यादा दुखद बात थी, क्योंकि मैं उससे तब मिला था जब वो बहुत ही ज्यादा छोटा था और खो चुका था। तब से ही मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। वो मेरे लिए मेरे बेटे जैसा था, एक निडर और सच्चाई को पसंद करने वाला इंसान। और जब डोफ्लामिंगो ने अपने फादर को गोली मार दी थी तो उसके बाद से ही कोराजोन इस हद तक डर चुका था कि वो अपने भाई को छोड़कर वहाँ से दूर भाग जाता है। और उसके बाद उसकी मुलाकात सेनगोकू से होती है और तब से ही सेनगोकू के साथ रहा था। उसने सब कुछ किया, लेकिन एक रात उसने मुझसे झूठ कहा। जब डोफ्लामिंगो की वो डील ओपी फ्रूट को लेकर होने वाली थी तो उसमें सेनगोकू ने कोराजोन से खास तौर पर कहा था कि जब ये डील हो रही होगी तो मैं चाहता हूँ कि तुम उस आइलैंड से दूर रहो, तुम्हारा काम था बस मुझे इंटेल देना, और अब जबकि तुमने वो इंटेल मुझे दे दी है तो मैं चाहता हूँ कि तुम उस आइलैंड से दूर रहो। पर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोराजोन ने ऐसा नहीं किया, बल्कि लॉ को लेकर उस आइलैंड पर ही चला गया था और अपने आप को लॉ के लिए सेक्रीफाइस कर दिया। उस दिन जब कोराजोन मरा तो उसने 4 चीजें खोई थी। पहला, उसने अपना बेटा खोया। दूसरा, उसने अपने साथी डीस बैरल को खो दिया। तीसरा, ओपी फ्रूट भी उसके हाथ से चला गया। और चौथा और आखिरी चीज, वो बच्चा जिसे की व्हाइट लेड डिसीज थी वो भी उसके हाथ से निकल गया। जिस पर लॉ सीरियस लुक के साथ इसकी तरफ देखते हुए कहता है, और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। हाँ, कोराजोन ने मुझसे 6 महीने की छुट्टी ली थी, वो किस लिए थी मुझे आज तक इसका जवाब नहीं मिल पाया। जिस पर लॉ अपनी नजरों को नीचे करते हुए कहता है, दरअसल उन 6 महीनों में कोराजोन मुझे अलग अलग डॉक्टर्स के पास लेकर गए थे ताकि मेरी इस व्हाइट लेड वाली डिसीज का इलाज कर पाए। उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन हर तरफ से बस उन्हें नाकामी ही नसीब में मिली। ये सुनकर सेनगोकू समझ जाता है कि यहाँ पर पूरा मसला बस अटैचमेंट
गवर्नमेंट का है, लेकिन अब भी सेटिस्फाइड नहीं था और लॉ से कहता है कि ये सारे इंसिडेंट होने के बाद तुम ओपी फ्रूट के पीछे गए लॉ। उसके बाद कोराज़ोन तुम्हारे पीछे गया और तुम्हें बचाने के चक्कर में कोराज़ोन ने अपनी जान दे दी। सेनगोकू खड़ा हो जाता है और एक सीरियस लुक के साथ लॉ को देखता है। लॉ, मुझे एक बात बताओ, कोराज़ोन की मौत क्यों हुई थी? जब हम उस आइलैंड पर पहुंचे थे तो हमने प्लान किया था कि हम साथ में ही उस आइलैंड से निकलेंगे। कोराज़ोन से पहले मुझे हमेशा से यही लगता था कि मैं बहुत ही जल्द मारा जाने वाला हूँ, पर मरने से पहले मुझे इस दुनिया को तबाह कर देना होगा। पर उनसे मिलने के बाद उन्होंने मेरे अंदर जीने की इच्छा जगा दी। मेरी सोल जो कि हार चुकी थी, कोराज़ोन ने उसे दोबारा से लड़ना सिखाया। मेरे अंदर दोबारा से उठ खड़ने की ताकत उन्होंने ही पैदा की। बस इन्हीं सब के चलते उन्होंने अपनी जान को सेक्रीफाइस कर दिया और मैं अगर आज तक जीता हुआ आ रहा हूँ तो बस एक ही मकसद से कि मुझे कोराज़ोन की मौत का बदला लेना है, जो कि मैं डोफ्लामिंगो को मार कर लूंगा। पर कोराज़ोन ने मेरी जान क्यों बचाई, इसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला है। हो सकता है कि मेरे नाम में भी डी है, इसकी वजह से उन्होंने मेरी जान बचाई। और डी सुनते ही सेनगोकू शॉक्ड हो जाता है। क्या तुमने अभी भी टी कहा? हाँ, मेरे नाम में भी वही सीक्रेट लेटर टी है, जो कि स्ट्रॉ हैट मंकी डी लूफी के नाम में भी है, पर ज्यादा लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। पर कोराज़ोन उनमें से एक था जिसे इसके बारे में पता था, और मैं भी इस डी लेटर के मीनिंग के बारे में नहीं जानता हूँ। आप बताइए, आप तो एक फ्लीट एडमिरल रहे हो ना, आपको जरूर इस नाम के पीछे के असली मकसद के बारे में पता होगा। सेनगोकू के होश उड़ चुके होते हैं और बस हैरानी के साथ लॉ की तरफ देख रहा था और लॉ के सवालों से बचना शुरू कर देता है और बोलता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। मेरे साथ नाटक करने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि आपको इसके बारे में जरूर से मालूम है। जिस पर कोराज़ोन इसकी बातों को टालते हुए कहता है कि ये सारी बातें अभी साइड में रखो, पर मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ कि कोराज़ोन को इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। तो ये सवाल कि उसने डी की वजह से तुम्हारी जान बचाई, ये बेबुनियाद है। अगर उसने तुम्हारी जान बचाई है तो वो इसलिए बचाई है क्योंकि वो तुमसे प्यार करता था। पर मैं यही चाहूंगा कि तुम इसके पीछे का मतलब जानने की कोशिश मत ही करो, क्योंकि कोराज़ोन भी ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि तुम अपनी जान को ऐसे खतरे में डालो। अगर अभी कोराज़ोन हमारी जगह पर होता तो वो यही चाहता कि तुम और मैं हमेशा जिंदा रहें। और आगे बढ़कर कहता है कि कितनी ज्यादा बुरी बात है कि तुम एक पायरेट हो लॉ, और तुम वो इकलौते इंसान हो जो कि कोराज़ोन के बारे में बहुत कुछ जानता है, जिसके साथ मैं खुलकर बातचीत कर सकता हूँ। शुक्र मनाओ कि इस वक्त मैं अपनी ड्यूटी पर नहीं हूँ, क्योंकि इस वक्त अगर मैं अपनी पोजीशन पर होता तो मैं अभी इसी वक्त तुम्हें पकड़कर जेल में डाल देता। पर जाने से पहले मैं एक चीज तुम्हें कहना चाहता हूँ कि कोराज़ोन ने तुम्हें आजाद किया है ताकि अपनी जिंदगी को आजादी से जियो। बेहतर यही होगा कि तुम कोराज़ोन की एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरो। और ये सारी बातें होने के बाद हम जोरो और बाकी सभी को देखते हैं, जिनके सामने फूजितोरा खड़ा होता है। बार्टोलोमियो अपने बैरियर की पावर का यूज करके सभी के आसपास एक शील्ड बना देता है, पर फूजितोरा बिल्कुल भी नहीं घबराता है और आगे बढ़ता रहता है। तुम्हारा ये बैरियर भी आज तुम्हें नहीं बचा सकता है। फूजितोरा अपनी तलवार को बाहर निकालता है और अपनी ग्रेविटी की पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से आसपास जितना भी मलबा था वो सारा मलबा हवा में उड़ना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से सभी लोग पैनिक कर जाते हैं। और सेनगोकू जब इस नजारे को देखता है, मुझे लगता है कि अब वो खुद को नहीं रोकने वाला है। पूरे ड्रेस रोजा का जितना भी मलबा होता है वो सारा मलबा हवा में उड़ते हुए ईस्ट की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। और कोलोजियम का अनाउंसर, भाई ये क्या ये कैरेक्टर में घुसा हुआ है अभी तक, हट जा साले, माइक लेके रखा हुआ है अभी तक। ड्रेस रोजा की वासियों, इस जगह को जल्द से जल्द खाली कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जिस ताकत को हम लोग देख रहे हैं ये नेवी एडमिरल फूजितोरा की है। और फूजितोरा बोलता है कि माफ करना, मैं जानता हूँ कि आप इस मलबे का कुछ खास यूज नहीं करने वाले, तो मुझे लगता है कि मुझे ही इसे यूज कर लेना चाहिए। और फूजितोरा ने इतने बड़े मलबे का यूज करके एक बहुत बड़े अटैक को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से ड्रेस रोजा की ईस्ट साइड में मलबे का एक बहुत बड़ा ढेर इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से ईस्ट साइड पर अंधेरा छा जाता है और ड्रेस रोजा के कोने कोने से लोग इसे देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। फूजितोरा के इस हमले को देखकर नेवी वाइस एडमिरल, सभी रीइंफोर्समेंट्स, इन सभी लोगों को वापस बुला लिया जाता है। सभी लोग वापस आ जाओ, अब फूजितोरा को किसी की भी जरूरत नहीं है। फूजितोरा ड्रेस रोजा की ईस्टर्न साइड पर एक टॉर्नेडो टाइप कुछ तैयार कर देता है। लॉ उन सभी फाइटर्स के पास आता है। हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं, जल्दी वहाँ पर चलो, हमें यहाँ से अभी इसी वक्त एस्केप करना होगा। और सभी पायरेट्स इमीडिएटली पोर्ट की तरफ रवाना होना शुरू हो जाते हैं। लूफी भी मैदान में एंट्री मार देता है, जिसे देखकर बार्टोलोमियो कहता है कि लूफी सेनपाई जल्दी से यहाँ पर आ जाइए, बस इस एडमिरल से बच जाइए। पर जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, लूफी कहाँ किसी की सुनने वाला है। और आते साथ ही फूजितोरा से कहता है, बूढ़े आदमी तुमने मुझे पहचाना क्या? हाँ, मैंने तुम्हें पहचाना, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था स्ट्रॉ हैट। तो ठीक है, तैयार हो जाओ, मैं अभी इसी वक्त तुमसे लड़ने वाला हूँ। लूफी अपने थर्ड गियर को एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और हैरानी के साथ कहते हैं कि स्ट्रॉ हैट पागल हो गए हो क्या, कर क्या रहे हो, तुम एक एडमिरल से पंगा ले रहे हो। और लूफी अपने एलिफेंट कॉन्ग गन नाम के एक अटैक को यूज करता है, जिसे देखकर साई और बार्टोलोमियो की आंखें और जबड़े बाहर आ जाते हैं। पर फूजितोरा इस हमले को आसानी से डॉज कर जाता है। हमें और नहीं भागने वाला, चाहे मेरे सामने एक एम्परर ही क्यों ना खड़ा हो। और फूजितोरा नीचे जमीन पर जाकर गिर जाता है। लूफी सेनपाई, हम लेट हो रहे हैं, हमें यहाँ से भागना चाहिए। भागना सोल्यूशन नहीं है बार्टोलोमियो, और मैं भला क्यों भागूं? हाँ, 2 साल पहले मैं भाग कर देख चुका हूँ, इससे मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। मैंने 2 साल पहले कसम खाई थी कि अब से मैं मैदान जंग में कभी भी भागूंगा नहीं। ये सुनकर स्ट्रॉ हैट पायरेट्स शॉक्ड हो जाते हैं और इन सभी को साबाओडी का वही सीन याद आता है, जहाँ पर लूफी चिल्लाते हुए सभी से कहता है कि गाइस भागने पर फोकस करो, हम सब बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं और हम इनका सामना नहीं कर सकते हैं। और कैसे कुमा ने एक एक करके सभी को गायब कर दिया था। प्रेजेंट में लूफी चिल्लाकर कहता है, अगर मैं आज इनसे भाग गया तो फ्यूचर में मुझे दोबारा से इसका सामना करना ही होगा। अगर मैं इसे ही नहीं हरा सकता तो भला मैं कैसे किंग ऑफ द पायरेट्स बनूंगा? हाँ, जिस पर जोरो, रॉबिन, फ्रैंकी सभी
सभी लोग स्माइल करते हैं। हाँ तुमने सही कहा लूफी, तुम ये कर सकते हो। हाँ इस गल ते कोई आर्गूमेंट कीता ही नहीं जा सकता है। लूफी पाजी तुसी ग्रेट हो, तुसी ये कर सकते हो। अच्छा ठीक है तो करो जल्दी जो करना है, हम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते हैं लूफी। ये सुनकर बार्टोलोमियो भी शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि क्या आप लोग सीरियस हो क्या, इसे रोक लो भाई लूफी को। लूफी अपने सेकंड गियर को एक्टिवेट कर देता है और फूजीतोरा के साथ लड़ना शुरू कर देता है। पर लूफी अपने हर एक अटैक को परफॉर्म करने से पहले फूजीतोरा को पहले ही बता देता है कि लूफी किस डायरेक्शन से और क्या हमला इस पर करने वाला है। बूढ़े आदमी, अब मैं तुम पर एक बहुत ही खतरनाक अटैक करने वाला हूँ। अब मैं तुम पर एक मुक्का मारूंगा और मैं तुम पर एक जोरदार लात मारने वाला हूँ। हर एक अटैक को परफॉर्म करने से पहले फूजीतोरा को इसके बारे में इन्फॉर्म कर देता है। ये देखकर फूजीतोरा भी हैरान हो जाता है। तुम बहुत ही ज्यादा अजीब आदमी हो स्ट्रॉ हैट, अपनी मूव्स के बारे में मुझे बताकर मुझ पर रहम कर रहे हो क्या? हाँ, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि लोग मुझे एक राक्षस कहकर पुकारते हैं और मुझे यूं ही राक्षस नहीं कहा जाता है। मैं अंधा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे कमजोर आंको। और सारी कन्वर्सेशन ये आपस में लड़ते हुए करते हैं। दोनों एक दूसरे पर बहुत ही खतरनाक अटैक्स करते हैं और लूफी कहता है कि मैं किसी अंधे इंसान पर ऐसे हमला नहीं कर सकता हूँ, वो भी उसे बिना बताए। ये चीटिंग होगी। भले ही तुम नेवी हो पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे नफरत करूँ। ये सुनकर फूजीतोरा हैरान हो जाता है और लूफी की इस बात को सुनकर फूजीतोरा की हंसी छूट जाती है और जोर जोर से हंसने लगता है। आखिर तुम किस बात पर हंस रहे हो? हाँ। और लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और दोबारा से लड़ना शुरू कर देता है। तुम एक वॉर में हो और एक जंग में कोई भी किसी का दोस्त नहीं होता है। तुम्हें हर एक हथकंडे को अपनाना होगा, सुन लिया ना, ताकि तुम इस जंग को जीत सको। पर जिस सोच के साथ तुम चल रहे हो स्ट्रॉ हैट, तुम ज्यादा आगे तक नहीं जा पाओगे। लूफी इस पर बहुत सारे हमले करता है। अपनी बकवास बंद करो और मुझे तुमसे सीखने की कोई भी जरूरत नहीं है। फूजीतोरा अपना रीचिंग टाइगर नाम का एक पावरफुल अटैक परफॉर्म करता है जो कि इतना ज्यादा ताकतवर था कि चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर देता है। पर लूफी अपना भला मानुस इतना ज्यादा अच्छा होता है कि कहता है कि मैं किसी अंधे व्यक्ति पर बिना बताए हमला नहीं करने वाला हूँ। लूफी हवा में उड़ जाता है पर तभी हाजरुद्दीन इसे पकड़ लेता है और सभी लोग यहाँ से भागने में लग जाते हैं। और फूजीतोरा कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोग यहाँ से भागने में लगे हुए हो, पर तुम चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाओगे। और अगर तुम बाई चांस यहाँ से एस्केप कर भी जाते हो तो 4 एम्परर्स एक्शन में आ जाएंगे क्योंकि तुमने यहाँ पर डॉन क्यूटी डोफ्लामिंगो यानी कि जोकर की जान ली है। डोफ्लामिंगो काइडो के लिए एक बहुत ही ताकतवर जरिया था अपनी आर्मी को ताकतवर बनाने के लिए, लेकिन तुमने उसे ही खत्म कर दिया और अब वो इंसान तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ चुका होगा। और मैं ऐसे ही अंधा नहीं हुआ हूँ, मैंने इस दुनिया में ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं जिन्हें याद कर कर मैं सोचता हूँ कि काश मैं अंधा हो जाता, काश मैंने वो चीजें कभी देखी ही ना होती। और फूजीतोरा अपने एक दूसरे अटैक को परफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाता है और पोर्ट के आसपास जितनी भी शिप्स थी उन्हें डुबाने के लिए तैयार हो जाता है और सारे मलबे को उन सारी शिप्स के ऊपर फैला देता है और धीरे धीरे करके इस मलबे को इन शिप्स के ऊपर गिराना शुरू कर देता है। लेकिन तभी लोगों का एक बहुत बड़ा ग्रुप फूजीतोरा के पास आने लगता है और ये सभी लोग फूजीतोरा को घेर लेते हैं। आप लोग आम सिविलियंस हैं, इसलिए बेहतर होगा कि इस पूरे मामले को हम पर छोड़ दिया जाए। हम पायरेट्स को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। जिस पर ड्रेस रोजा के लोग कहते हैं कि ये हमारी कंट्री का मामला है और हमें नेवी की हेल्प नहीं चाहिए है, हम पायरेट्स से खुद ही निपट सकते हैं और पोर्ट की तरफ तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। जिसकी वजह से फूजीतोरा अपना अटैक लॉन्च नहीं कर पाता है और ये भी समझ जाता है कि ड्रेस रोजा के लोग स्ट्रॉ हैट लूफी, उसकी टीम को और बाकी सभी कोलोसियम के टफ फाइटर्स को बचाने में लग चुके हैं। ये देखकर सभी पायरेट्स भी हैरान हो जाते हैं और देखते हैं कि बहुत सारे लोग इनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सभी लोग लूफी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि हम तुम्हें पकड़ लेंगे और फूजीतोरा को लोगों से ये भी पता चलता है कि इन सभी को पता है कि किरोसी रेबेका का असली पिता है और लूफी ने बस एक पिता से उसकी बेटी को मिलवाया है। मुझे इन सभी के अंदर नफरत की बू नहीं आ रही है। ऐसा लगता है स्ट्रॉ हैट कि यहाँ के लोग तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। सभी लोग लूफी को बाय कहते हैं। लूफी भी इन सभी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। न जाने तुम किस तरह के इंसान होगे, पर आज के नजारे को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है स्ट्रॉ हैट कि काश मैंने अपनी आंखें कभी खोई नहीं होती, काश मैं तुम्हारा चेहरा देख सकता। और फूजीतोरा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और बोलता है कि स्ट्रॉ हैट लूफी, मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। तुम्हारे बालों का रंग कैसा है, तुम्हारी आंखों की शेप कैसी है और तुम कैसे दिखते हो, मैं सब कुछ देखना चाहता हूँ। और मैं इस बात को बहुत ही यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम दिखने में बहुत ही ज्यादा दयालु लगते होगे। काश मैंने खुद को अंधा नहीं किया होता। और स्ट्रॉ हैट पायरेट्स अपनी शिप के ऊपर बैठ जाते हैं और कैवेंडिश सुलेमान को ज्वाइन कर लेता है और इसके पास टोटल 75 सोल्जर्स होते हैं और साई के पास 1000 मेंबर्स होते हैं और ईडियो को ब्लू गिली जीत और अब्दुल्ला ने ज्वाइन कर लिया है। और यहाँ पर लियो भी बताने लगता है कि अब इसके पास 200 मेंबर्स हो चुके हैं। और आखिरी में बारी आती है हाजरुद्दीन की जिसके पास 5 मेंबर्स हैं। और आखिरी में आता है और लंबस जिसके पास 4300 लोग मौजूद हैं। अब बार्टोलोमियो लूफी के सामने आता है और बोलता है कि सर लूफी, हम सभी लोग आपको अपना गॉड फादर बनाना चाहते हैं और आपका बेटा बनना चाहते हैं ताकि हम आपकी जर्नी का हिस्सा बनकर आपकी छत्र छाया में पल सकें। और इसके लिए आज हमने ये फादर सन वाला साके रेडी किया है जिससे कि ये सभी लोग लूफी के साथ एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बॉन्ड में बंध जाएंगे। लेकिन लूफी को ये बात अच्छी नहीं लगती है और इसे साके को पीने से मना कर देता है। अरे ओ, मुझे तुम्हारा फादर बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना कि मुझे तुम्हें अपना बेटा बनाना है। मैं ऐसे ही खुश हूँ, काम कर अपना, फालतू की बातें हट। बार्टोलोमियो, लियो और बाकी सभी लोग लूफी को समझाते हैं लेकिन लूफी हर बार मना कर देता है और फाइनली एक ऊंची जगह पर जाकर कहता है, मेरी बात को गौर से सुनिए, अगर भविष्य में आप सभी लोग किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो आप लोग हमें याद कर सकते हैं। मैं और मेरा क्रू आप सभी की मदद करेंगे और अगर हमें आपकी जरूरत पड़ती है तो हम आपको भी याद करेंगे। पर मैं आप सभी का बॉस नहीं बनना
चाहता हूँ, न ही मैं आप सभी को मेरा गुलाम बनाना चाहता हूँ। आप जानते हो ना मैं किस तरह का इंसान हूँ। मुझे आजादी पसंद है, मैं आप सभी को आजाद देखना चाहता हूँ। और लूफी की इस बात को सुनकर सभी लोग समझ जाते हैं कि लूफी आखिर क्या चाहता है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स जो कि पायरेट्स होते हैं और लूफी की साइड नहीं होते हैं, ये लूफी की शिप पर हमला कर देते हैं। और फूजीतोरा ने जिस हमले को प्रिपेयर किया था स्ट्रॉ हैट पायरेट्स और इसकी सारी शिप्स को तबाह करने के लिए, फूजीतोरा उस अटैक को इन पायरेट्स के ऊपर लैंड कर देता है। स्ट्रॉ हैट लूफी, ये मेरी तरफ से है, तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। लूफी के सभी फॉलोअर्स समझ जाते हैं कि लूफी आजादी चाहता है, पर सभी लोग लूफी के साथ जुड़ना चाहते हैं, इसलिए बाकी सभी लोग उस कप ऑफ साकी को उठाकर पी लेते हैं, जिसके बाद सभी लोग ऑफिशियली लूफी के फॉलोअर्स बन जाते हैं, चाहे लूफी को ये बात पसंद हो या फिर नहीं। लेकिन अभी लोग हमेशा आखिरी सांस तक लूफी को फॉलो करते रहेंगे। हालांकि लूफी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और लगे हाथ जोरो भी पीछे से उस साकी को पी जाता है। पर सभी लोग कहते हैं कि भले ही आप हमें अपना गुलाम ना बनाएं, पर हम मरते दम तक आपको ही फॉलो करते रहेंगे लूफी सामा। सभी लोग बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। पर यहाँ पर फूजीतोरा कहता है कि स्ट्रॉ हैट लूफी कि तुम्हारा पीछा करने के लिए अब मेरे पास कोई भी रीजन नहीं बचा है। और हम एक डाइस को देखते हैं जिसे कि फूजीतोरा ने रोल किया था, जिस पर नंबर होता है 1। स्ट्रॉ हैट लूफी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार ने पिछले 10 सालों से जो तबाही यहाँ पर मचा रखी थी, तुमने उससे खत्म करके ड्रेसरोसा को आजाद कर दिया। तुम्हारा शुक्रिया। और गाइज इसी तरह से लूफी डोफ्लामिंगो को हराकर ड्रेसरोसा को आजाद करवा देता है। और इस वन पीस की जर्नी की सबसे लॉन्गेस्ट आर्क ड्रेसरोसा आर्क यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो आपको कैसी लगी और पूरी ड्रेसरोसा में आपका फेवरेट पार्ट कौन सा रहा, नीचे कमेंट्स में वो भी जरूर बताइएगा। और इसके अगले पार्ट से हम लोग जो आर्क को शुरू करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल की है। और गाइज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दो यार। और इस वीडियो का कमेंट टारगेट रखते हैं 11 के कमेंट्स। तो ठीक है गाइज, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में।